हेलो एंड वेलकम एवरीवन। देखिए कानपुर यूनिवर्सिटी में जो एमकॉम फाइनल ईयर के जो पेपर हैं, जो फर्स्ट पेपर है वो है हमारा कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। तो इसी का ही हम पढ़ने जा रहे हैं, कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग एंड मैनेजमेंट के बारे में। और यहाँ पर हम पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर जो कि है इंट्रोडक्शन टू टैक्स मैनेजमेंट। फाइन। अब हम टैक्स मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहले तो हम यही जान लें कि आखिरकार ये होता क्या है, राइट। तो देखिए कॉर्पोरेट टैक्स, अगर हम लोग कॉर्पोरेट टैक्स की बात करें तो कॉर्पोरेट टैक्स वही टैक्स होता है जो कि कंपनीज पे करती हैं। सिंपल सी बात है, राइट। द tax which are payable by the companies at prescribed flat rate, their total income however small and total income may be। ठीक है, यानी कि आपकी जो टोटल इनकम है वो कितनी भी स्मॉल क्यों ना हो, लेकिन अगर वो एक कंपनी पे कर रही है तो वो क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा कॉर्पोरेट टैक्स। फाइन। होप आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल सी चीज है, सिंपल सी बात है। ओके। देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो कंपनी अलग अलग तरह की होती है, राइट। तो उनके जो कंप्लायंसेस होते हैं उनके अलग अलग तरीके की होती हैं। यूनियन गवर्नमेंट के पास एक्सक्लूसिव पावर होती है कि वो लॉज बना सके उन कंपनीज के लिए और कॉर्पोरेट टैक्सेस के लिए। जैसे कि आपने देखा होगा काफी लिबरल लॉज आ रहे थे। अगर हम देखें आर्टिकल 366 क्लॉज 6 ऑफ द आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो कॉर्पोरेशन टैक्स का मतलब होता है कि एनी टैक्स ऑन इनकम so far as that tax is payable by companies and is a tax in the case of which the following conditions are fulfilled। यानी कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वही बताता है कंपनीज के बारे में, कंपनीज की डेफिनेशन उसमें दी गई है। तो ये चीज हम बहुत ध्यान से हमें रखना है कि भाई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया से जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट होता है उसमें आर्टिकल 366 क्लॉज 6 में ये आर्टिकल दिया हुआ जिसमें कि कॉर्पोरेशन टैक्स की मीनिंग दी हुई है। तो उन्होंने क्या बताया है, उन्होंने बताया कि अगर ये कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो भाई हम मान लेंगे कि ये हमारा कौन सा टैक्स है, कॉर्पोरेशन टैक्स है। ओके, चलिए ठीक है, आप मान लीजिएगा। देख लेते हैं पहले कंडीशंस क्या है। तो देखिए दैट इज नॉट चार्जेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम, यानी कि वो एग्रीकल्चरल इनकम नहीं होनी चाहिए। that no deduction in respect of tax paid by companies is by any enactment which may apply to the tax authorized to the made from dividend payable by companies to individuals। बड़ा कॉम्प्लेक्स सा लग रहा है, तो चलिए देखिए कॉम्प्लेक्स सा नहीं है, सिंपल सा है। इनका ये कहना है कि भाई आप डिविडेंड देने जा रहे हो, ठीक है। आप क्या करने जा रहे हो, आप देने जा रहे हो डिविडेंड, है ना। अब आप इस डिविडेंड के नाम पे ये कहो कि भाई मुझे डिडक्शन चाहिए। कोई इनैक्टमेंट है वो आपने कह दिया कि भाई डिडक्शन आपने देनी है ना। यानी कि आप यहाँ तक कि लेजिस्लेटर भी में भी कोई ऐसा लॉ नहीं बना सकते हैं कि आप डिविडेंड के नाम पे कोई डिडक्शन ले सको। ओके, तो क्या कह रहे हैं फिर से आप देखिए, कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगी टैक्स पे करने पर किसी भी इनैक्टमेंट द्वारा जो कि टैक्स में अप्लाई हो, कि आप डिविडेंड के थ्रू आप मतलब जो भी डिविडेंड देने जा रहे हो वो इंडिविजुअल को, उसके थ्रू डिडक्शन ले सको। नहीं ले सकते भाई, कि मान लो आपने कहा मैं 2 करोड़ का डिविडेंड देने जा रहा हूँ, ठीक है। 2 करोड़ का डिविडेंड देने जा रहा हूँ और आपने कह दिया मुझे डिडक्शन चाहिए सर, मुझे डिडक्शन दे दीजिए, तो नहीं मिलेगा आपको डिडक्शन। okay, so you cannot claim deduction on behalf of the dividend। okay, so this is what ये आपका ये सेक्शन कह रहा है। okay, क्योंकि देखिए डिविडेंड जाता है किसके पास है, ये डिविडेंड जाता है ओनर के पास, राइट। जितना आपका शेयर होगा उसके हिसाब से आपको डिविडेंड मिलेगा, वो आपका प्रॉफिट होता है। तो फिर भाई प्रॉफिट आप कैसे, आप कॉर्पोरेशन टैक्स आपको लग रहा है, आप डिविडेंड लो और अपना आराम से बैठो घर में। क्योंकि देखिए और आपने ये भी देखा होगा कि इंडियन कंपनी पे आपका कोई, अगर इंडियन कंपनी में आपका कोई वो है, क्या बोलते हैं, कोई डिविडेंड है, तो आपको उस पर टैक्स भी नहीं देना पड़ता है। तो फिर अगर आपको उसमें टैक्स भी नहीं देना पड़ रहा है तो फिर क्या प्रॉब्लम है, आप आराम से मतलब उसमें टैक्स ना दो आपको, लेकिन डिडक्शन नहीं मिलेगी एट द टाइम ऑफ द टैक्स पेमेंट आज कर कंपनी द्वारा। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट। There is that no provision exists for taking the tax so paid into account in individual receiving such dividend or in computing the Indian income tax payable by or refundable to such individuals। वही बात कही जो मैंने आपको बताई कि भाई हमने पहले ही कंपनी से टैक्स ले लिया है ना, पहले ही हमने कंपनी से टैक्स ले लिया है, अब आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। यानी कि कोई भी प्रोविजन नहीं ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है कि हमें पे करवाना है टैक्स, ठीक है। किसी भी इंडिविजुअल के द्वारा हम नहीं रिसीव करेंगे कोई भी टैक्स, मतलब कोई भी टैक्स अगर वो डिविडेंड रिसीव करता है तो।
ठीक है, जो भी शेयर है आपके, आप अगर उस पर डिविडेंड रिसीव कर रहे हैं तो फिर हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे, क्योंकि कंपनी ने ऑलरेडी टैक्स पे कर दिया है। ठीक है, यानी कि इंडियन इनकम टैक्स में कोई भी डिविडेंड आपको देना नहीं पड़ेगा। ओके, तो अदर वर्ड्स में हम क्या कह सकते हैं कि द इनकम टैक्स पेड बाय अ कंपनी on its income is known as corporation tax, and the tax paid by a company on its income is not treated as tax paid on behalf of its shareholder. The shareholders are liable to pay tax on the dividends received or due from the company in their individual capacity until and unless exempt under any provision of the act. अब जैसे कि मान लीजिए कि डिविडेंड आपका जा रहा है 10 लाख से भी ऊपर चला जा रहा है, ठीक है, 10 लाख तक आपकी छूट है भाई। अगर 10 लाख से ऊपर जा रहा है तो फिर ऐसे केस में आपका जो डिविडेंड है, आपको डिविडेंड देना पड़ेगा, आपको टैक्स देना पड़ेगा। फाइन, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके, तो अगर एग्जाम्प्ट है तो कोई बात नहीं, पर अगर एग्जाम्पशन नहीं है, अगर उस एग्जाम्पशन से भी लिमिट ज्यादा पार कर जाती है तो सिंपल सी बात है, आपको टैक्स देना पड़ेगा। अब देखिए ये कुछ क्वेश्चन है टैक्स प्लानिंग से रिलेटेड, तो वो सारी चीजें हम अब आगे देखेंगे। फाइन, तो अब चलिए देख लेते हैं टैक्स प्लानिंग के बारे में। अब देखिए टैक्स प्लानिंग क्या होती है। अगर हम टैक्स प्लानिंग देखिए, यहाँ पर तो ये कोड दी हुई इस तरह से क्वेश्चन आया था, 2019 में आया है, 12 में आया है, 15 17 यही सेम क्वेश्चन नहीं आया है, पर हाँ काफी बार इसी तरीके से क्वेश्चन आए हैं। तो देख लेते हैं कि ये कोड दी क्या है। टैक्स प्लानिंग इज अ लीगल एंड मोरल वे ऑफ टैक्स सेविंग, डिस्कस द स्टेटमेंट एंड डिस्क्राइब इट्स इंपॉर्टेंट। यानी कि भाई सबसे पहले तो हमें बता देना है कि टैक्स प्लानिंग है क्या, और ये किस तरह से मोरल वे है, राइट, और हम किस तरीके से इसे टैक्स सेव करते हैं। तो ये सारी चीजें हमें ध्यान में रखते हुए सारी बातें कर लेनी है। फाइन, अब आगे बढ़ चलते हैं। अब देखिए क्या लिखा हुआ है। अगर हम देखें कि टैक्स प्लानिंग है क्या, तो टैक्स प्लानिंग एक तरह की ऐसी टेक्निक है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, टैक्स को रिड्यूस कर सकते हैं, टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस कर सकते हैं विदाउट वायलेटिंग एनी लॉ। ठीक है, हमें हमारे पास जो प्रोविजन दिए हुए हैं उन्हीं प्रोविजन को यूज करके हम क्या करेंगे कि अपना टैक्स की लायबिलिटी को कम कर लेंगे। आप इसे एक तरह से अरेंजमेंट भी कह सकते हैं कि हमने अपने फाइनेंशियल अफेयर्स को इस तरीके से अरेंज कर लिया है कि हमारा जो टैक्स का बर्डन है वो कम हो गया है। अगर हम अभी देखें तो अगर हम इस वक्त देखें तो कई सारी जो लॉस दिए जाते हैं, कई सारी जो पॉलिसीज आती हैं, तो उन्हीं पॉलिसीज का हमने यूज करना है। और वो पॉलिसीज किससे रिलेटेड होती है, वो रिलेटेड होती है एग्जाम्पशन से, डिडक्शन से, रिबेट से, रिलीफ से, इन सारी चीजों से रिलेटेड होती हैं, और ये हमारे एक्ट में ऑलरेडी दी होती हैं, और ये दी जाती हैं कि जिससे जो हमारे पास मनी आ रही है उसको कहीं पर चैनलाइज किया जा सके, राइट। तो गवर्नमेंट खुद चैनलाइज करती है इस तरह से, हमारा लिए एक एवेन्यू क्रिएट कर देती है कि आप एक काम करिए, आप इतना कहीं पर जाकर लगाइए, तो आप इतना इन्वेस्ट करिए तो हम आपको इतना डिडक्शन दे देते हैं, आप इस तरह का बिजनेस करिए तो हम आपको एग्जेम्पशन देते हैं, रिबेट्स इस तरह की चीजें वो हमें प्रोवाइड करते हैं। ओके, अब यहाँ पर क्या है कि हमारा जो टैक्स कंसेशन जो मिल रहा है उससे होगा क्या, उससे ये होगा ना कि हमारे जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है, स्टेट है, उनकी इकोनॉमी डेवलप कर जाएगी, और इस तरीके से एक इक्वालिटी क्रिएट हो जाएगी पूरी कंट्री में। अब देखिए यहाँ पर होता क्या है कि हमने टैक्स प्लानिंग करनी है। टैक्स प्लानिंग करेंगे कैसे कि हम ना ही टैक्स को अवॉइड करेंगे ना ही इवेट करेंगे, हम क्वाइट लेजिटिमेट तरीके से एक्सटेंसिव नॉलेज के साथ अच्छे मतलब जो चीजें दी हुई हैं उनको स्पेशलाइज तरीके से, किसी बंदे से आप सीए के पास चले जाइए, आप किसी सीएस के पास चले जाइए, वो आपको बता देगा कि आपको किस तरीके से ये टैक्स रिलीफ लेनी है, और वो टैक्स रिलीफ आप आसानी से लेजिटिमेट तरीके से ले सकते हैं, राइट। आपने क्या करना है, आपने कुछ चीजें अडॉप्ट करनी है, और वो कुछ मतलब आपने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन अडॉप्ट करने, आपको टैक्स रिबेट मिल जाएगा। अब देखिए इससे होगा क्या, ये सारी चीजें तो हमने देख ली भाई, ये लेजिटिमेट वे होता है, हमें इकोनॉमी डेवलप करनी है, हमें इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज क्रिएट करने हैं, हमने इन सारी चीजों का यूज करना है, एग्जेम्पशन, डिडक्शन, रिबेट, रिलीफ, इन सबका। अब देखिए इसे आप बहुत अच्छे तरीके से, इन्होंने बहुत ही मतलब सिंपल तरीके से, बहुत ही नॉर्मल तरीके से लिख दिया, लेकिन आप इसको डायग्राम में भी बना के लिख सकते हैं। अब आप सोचिए आप कैसे लिख सकते हैं, मैंने आपको हिंट दे दिया। ओके, अब आगे बात करते हैं। देखिए, क्योंकि टैक्स प्लानिंग में हम
लीगल तरीके से अपने टैक्स को रिड्यूस कर लेते हैं तो इसकी इम्पोर्टेंस जो होती है वो काफी ज्यादा होती है। इम्पोर्टेंस काफी ज्यादा इसलिए होती है क्योंकि हम एक तो कंप्लायंस अच्छा कर रहे हैं, ऊपर से हमारी इन्वेस्टमेंट अच्छी हो रही है और कॉस्ट भी कम होता है हमारा, क्योंकि हमारे पास फंड्स बचे हुए रहते हैं। देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ टैक्स प्लानिंग की यहाँ पर हम लोग बात करने जा रहे हैं, तो इसके बारे में एक ब्रीफ लेते हैं कि वो क्या सकता है। आप खुद सोचिए, अगर मान लीजिए आप टैक्स कम देंगे तो आपके पास पैसे बचे होंगे, पैसे बचे होंगे तो आप उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं तो आप अपनी कंपनी को एक्सपेंड कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे तो इकोनॉमी बेहतर हो जाएगी, इकोनॉमी बेहतर हो जाएगी तो ओवरऑल नेशन का फायदा होगा, राइट। सो एक छोटे से स्टेप से आप देखिए किस तरीके से एक एक बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है, नॉट जस्ट एन इंडिविजुअल, नॉट जस्ट अ कंपनी, बट पूरी की पूरी इकोनॉमी पे। तो अब देख लेते हैं डिटेल में कि भाई इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। सिग्निफिकेंस तो सबसे अच्छी ये है क्योंकि पॉलिसीज इस तरह से होती हैं कि एग्जम्पशंस के थ्रू, डिडक्शन के थ्रू, रिबेट के थ्रू, कि इन्वेस्टमेंट काफी प्रोडक्टिव होता है और इन्वेस्टमेंट प्रोडक्टिव होने की वजह से हमारा क्या होता है, एक फिजिकल डिसिप्लिन क्रिएट हो जाता है और यहाँ पर जो भी पर्टिकुलर टैक्स पेयर है वो अपनी जो मनी है वो गवर्नमेंट को ट्रांसफर ना करके किसी ऐसे एवेन्यू में डाल देता है जहां पर उसकी जो कैपेसिटी है अपनी सेविंग को एनहांस करने की, उसको रिटर्न ज्यादा से ज्यादा पाने की, ग्रोथ और एक्सपेंशन करने की, वो बढ़ जाती है और उसका जो रेवेन्यू होता है, जो रेवेन्यू होता है वो बढ़ता है, उस पर्टिकुलर पर्सन का भी जो रिटर्न होता है उसका भी, और टैक्स रेवेन्यू बढ़ता है किसका, गवर्नमेंट का भी। क्योंकि देखिए अगर मान लीजिए कि आपने कहीं पर इन्वेस्ट किया है, आपकी कंपनी चल रही है और अगर आपको उससे प्रॉफिट हो रहा है तो एज पर प्रॉफिट आप अपना जो टैक्स है वो दोगे, राइट। और टैक्स अगर आपकी जब इनकम बढ़ेगी तो टैक्स भी बढ़ेगा, टैक्स बढ़ेगा तो आप उसमें कहीं ना कहीं आप एक कहीं पर इंश्योरेंस कंपनी लगाओगे, कहीं पर भी लगाओगे, इन टर्न आप कहीं पर भी लगाओ, कहीं बैंक पर डालो, कहीं किसी कंपनी को खोलो, आप किसी और जगह पे इन्वेस्टमेंट करो, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करो, मनी जो है वो जाएगी किसके पास, गवर्नमेंट के पास, वो टैक्स रेवेन्यू के थ्रू जाए या फिर किसी अदर तरीके से। अब बात करते हैं आगे रिडक्शन इन कॉस्ट। अब मान लीजिए कि टैक्स का बेनिफिट मिल रहा है तो आपके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों में आप अपनी जो ओवरऑल जो कॉस्ट है उसको घटा सकते हो, राइट। आपके टैक्स में आप रिबेट मिलेगा तो आपकी ओवरऑल कॉस्ट बढ़ जाएगी, आपकी सेल बढ़ेगी, प्रॉफिट बढ़ेगा। आपको जब प्रॉफिट बढ़ेगा तो सिंपल सी बात है, पैसा किसके पास जाएगा, गवर्नमेंट के पास, टैक्स रेवेन्यू बढ़ जाएगा। फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में क्या होगा कि भाई देखिए आपके पास पैसे बच रहे हैं, आप एक्सपेंड कर रहे हो तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हो, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, आप एक कंपनी हो, आपको इतनी नॉलेज नहीं है किस तरीके से आपको टैक्स की प्लानिंग करनी है, किस तरीके से आपको डिडक्शन एग्जम्पशन लेना है, आपके पास पर्टिकुलर फाइनेंशियल एडवाइजर होनी चाहिए, आपके पास लॉयर होने चाहिए, अकाउंटेंट होने चाहिए, उनकी भी जॉब बढ़ेगी, आपके यहाँ प्रोफेशनलिज्म बढ़ जाएगा। फिर टैक्स लायबिलिटी को मिनिमम करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है टैक्स प्लानिंग, क्योंकि यहाँ पर आपके ऊपर कोई भी लिटिगेशन नहीं होते हुए भी आप अपने टैक्स लायबिलिटी को मिनिमाइज कर लेते हो। तो हमने नेक्स्ट वाला भी कंप्लीट कर लिया एक तरह से। देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है कि हमने क्या किया है कि हमें जो भी पर्टिकुलर तरीके से गवर्नमेंट हमें पॉलिसी दे रही है, कोई भी हमें गवर्नमेंट का इंटेंशन अच्छा है, वो चाहती है कि हम ज्यादा से ज्यादा ग्रो करें, जितना ग्रो करेंगे उतना उनको फायदा होगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि हम अपने टैक्स प्लानिंग को सर्विस को बढ़ाते जाएंगे और यहाँ पर हम टैक्स लायबिलिटी को सिंपल सी बात है कम कर लेंगे। ओके, फिर मिनिमाइज कर लेते हैं लिटिगेशन, क्योंकि देखिए हमें पता है अगर मान लीजिए कि ये सारे ऑप्शन हमारे पास डिडक्शन, एग्जेम्पशन, रिबेट का ऑप्शन ना होता तो हम क्या करते हैं, हम किसी भी तरीके से, क्योंकि देखिए हम जब अर्न करते हैं तो ये हमारी क्या होती है, एक हार्ड अर्न मनी होती है, जो कि मैंने पहले भी बोला था। अब अगर ये हार्ड अर्न मनी है तो हम क्या चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा पैसा हमारे पास रहे, और अगर ऐसा हमारे दिमाग में बात आती है कि ज्यादा से ज्यादा पैसा हमारे पास रहे तो हम किसी न किसी तरीके से उसको अपने पास रखने की कोशिश करेंगे। और अगर ये तरीके हमारे पास गवर्नमेंट नहीं देती है, 1 2 3 किसी भी तरह के तरीके नहीं देती है, तो होगा क्या कि हम टैक्स चोरी करेंगे, अवॉइड करेंगे, तो यहाँ से हमारे ऊपर लीगल ऑब्लिगेशन बन के आ जाएगी और लिटिगेशन बढ़ेगी। और जब हमारे पास पॉलिसीज ऑलरेडी होती हैं, जब हमारे टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर अपने आर्थिक चीजों को दे देते हैं भाई लो भाई हमारे पास है ये सारी चीजें, पॉलिसी है, आप करो ये काम, तो क्या करेंगे कि हमारा जो टैक्स लायबिलिटी तो कम हो रहा है, लिटिगेशन भी कम हो जाएगा, है ना। और ये देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि ये टैक्स पेयर जब कम कर चाहते हैं कि रिड्यूस करना तो लूप होल फाइंड करने लगते हैं,
है ना, और टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर उससे एग्री नहीं करते हैं कि भाई हम ये इंटरप्रिटेशन से एग्री नहीं करेंगे, तो इसी तरीके से दिक्कत आने लगती है। तो यहाँ पर दिक्कतें शुरू होती हैं और इसको भी कम करने में हमारी टैक्स प्लानिंग सबसे अच्छा काम करती है। ओके, अब देख लेते हैं कि भाई ऑब्जेक्टिव क्या होती है टैक्स प्लानिंग की। देखिए ऑब्जेक्टिव हमने पहले ही बात कर दी, वही एक बात को दोबारा रिपीट करना कि हमको क्या करना है, टैक्स बर्डन को रिड्यूस करना है, हमको इनकम इंक्रीज करनी है, ठीक है, हमें इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लानी, क्योंकि इनकम इंक्रीज होगी, है ना, तो हम ज्यादा से ज्यादा सेविंग करेंगे, ज्यादा से ज्यादा अपने आगे के लिए बचा करके रखेंगे, हमारी रिटर्न बढ़ती चली जाएंगी। और जैसा कि वॉरेन बफेट ने कहा था कि अगर आप इफ यू कैन नॉट अर्न व्हेन यू स्लीप यू विल हैव टू अर्न टिल यू डाई, ये उन्होंने बोला था। तो ये सारी बातें सच हो जाती है अगर आपके पास इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं है, तो वो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाने में भी काम करता है। ये सारी चीजें देखिए, यही सब बात करी गई है कि किस तरीके से आप आफ्टर टैक्स अपनी चीजों को बचा सकते हो और ये सब। ओके, तो ये आप देख सकते हैं। अब फिर इकोनॉमी की ग्रोथ होती है, वो मैंने आपको बता दिया, नई नई कंपनी आएंगी, सेविंग बढ़ेगी। और हम देखिए सेविंग से सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर बंदे को फायदा नहीं होता जिसने सेव किया, बहुत ज्यादा फायदा होता है बैंक से, क्योंकि बैंक उस मनी को सर्कुलेट कर देते हैं इन फॉर्म ऑफ लोन, और लोन्स की फॉर्म में जब वो सर्कुलेट करते हैं तो सिंपल सी बात है क्या हुआ कि कंपनीज आएंगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, पॉवर्टी रिड्यूस होगी, कितनी सारी चीजें। अरे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कंप्लीट हो जाएंगे भाई, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स याद रखिए 16 गोल्स, ओके नो 17 गोल्स, सॉरी, क्योंकि 16 तो हमारे यहाँ पे है, मतलब जो नीति आयोग ने जो करते हैं हमारी इंडिया में। ओके, अब बात करते हैं भाई ब्लैक मनी को रिड्यूस करने का काम करता है कि जब हमारे पास ऑलरेडी चीजें हैं यूज करने के लिए, हमारे पास ऑलरेडी पॉलिसीज हैं, प्लान्स हैं, चीजें, अब जिसको ज्यादा लालच हो तो वो तो ब्लैक मनी करेगा ही करेगा, लेकिन जिसके जिसके रैशनल माइंड का है, कॉग्निटिव माइंडसेट है जिसका, तो वो टैक्स की प्लानिंग के थ्रू अपना पैसा सेव कर लेगा। फिर अदर ऑब्जेक्टिव जैसे कि प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट, रिड्यूस लिटिगेशन, ये सारी चीजें तो है ही, है ना। आप देखिए, आप देख लेते हैं भैया कि आखिरकार हमारी जो टैक्स प्लानिंग होती है उसका जो फैक्टर कौन कौन से होते हैं उसके, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला फैक्टर होता है रेजिडेंशियल स्टेटस एंड सिटी। अगर देखिए वो जो पहले छोड़ा ना वो टैक्स मैनेजमेंट से रिलेटेड है, तो मैं आपको फ्लो से पढ़ा रही हूँ। मैं पहले आपको टैक्स प्लानिंग के बारे में जो जो चीजें इसमें दी हूँ वो सारी चीजें बता दूंगी, उसके बाद मैं आपसे बात करूंगी टैक्स मैनेजमेंट और अदर चीजों से रिलेटेड, ठीक है। अब देखिए फैक्टर कौन कौन से, देखिए आप रेजिडेंशियल स्टेटस और सिटीजनशिप जो आपकी है वो डिपेंड करेगा आपको कि आप पे कितना टैक्स, आपका टैक्स इंसिडेंस आपका कितना होता है, ठीक है। अब मान लीजिए कि आप एनआरआई हैं तो आप लायबल नहीं होंगे टैक्स पे करने के लिए, ठीक है, या फिर विच अक्रू और अराइज एंड ऑल्सो रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, यानी कि अगर आउटसाइड इंडिया कुछ भी अक्रू अराइज रिसीव हो रहा है हमसे मतलब नहीं है ना। जबकि अगर रेजिडेंट है तो वो लायबल होगा, फिर चाहे वो कहीं पे भी उसको मिला हो, है ना। Every assessee would like to be non-resident India if he has any income which accrues or arise outside India. तो सिंपल सी बात है भाई, हम कमाते हैं जाके लंदन में तो हम चाहेंगे कि हम एनआरआई बन जाए, है ना। हेड्स ऑफ इनकम कौन से हेड है, ठीक है। टोटल इनकम इंक्लूड्स ऑल इनकम फ्रॉम वट एवर सोर्स डिराइव, जो कि हमें पता है 5, दैट इज आपको सबसे पहला कौन सा था, हाउस प्रॉपर्टी होता है, कैपिटल गेन होता है, और आपका सैलरी होता है, फिर बिजनेस से प्रोफेशन होता है और अदर सोर्स होता है, ठीक है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो ये सारे 5 चीजें आपको पता है, ठीक है। सो ऑल इनकम फ्रॉम व्हाटएवर सोर्स डिराइव, द स्कोप ऑफ टैक्स प्लानिंग इज नॉट सिमिलर, ओके। टैक्स प्लानिंग बिल्कुल सिमिलर नहीं होती, क्योंकि बिजनेस के लिए अलग होते हैं प्रोविजंस, हाउस प्रॉपर्टी के लिए अलग होते हैं प्रोविजन, सैलरी के लिए एग्जम्पशन अलग होती हैं, ओके। अगर आपकी एग्रीकल्चरल इनकम है उसके लिए अलग होती है, ठीक है। तो यानी कि जो एसएससी है जो अब अपना वो अवेल करेगा बेनिफिट, वो अपनी इनकम किस हेड से आ रही है उसके हिसाब से वो करेगा, तो यानी कि ये फैक्टर भी अफेक्ट करता है। फिर लेटेस्ट लीगल पोजीशन, ओके। तो देखिए अब ये तो फॉरमोस्ट ड्यूटी होती है किसी भी टैक्स प्लानर की कि वो जो भी मतलब जो भी आप टैक्स पे करने जा रहे हो कि भाई आप कोई भी मान लो टैक्सेशन लॉ कोई भी यूज करने जा रहे हो तो क्या वो लेटेस्ट है। अब मान लीजिए फाइनेंस एक्ट आया, अभी रिसेंट का फाइनेंस एक्ट आया, उसमें क्या क्या प्रोविजन है, तो आपका जो भी टैक्स प्लानर हो उसको सारी चीजें पता होनी चाहिए। इन्होंने तो भाई अलग तरीके से लिखा हुआ है, इफ आई नीड टू राइट इट सो व्हाट आई विल से दैट व्हाटएवर टैक्स प्लानर यू माइट बी हैविंग, आपके पास कोई भी टैक्स प्लानर है उसको जो रिसेंट आपके अमेंडमेंट्स है उनके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, कोई भी जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट है उसके बारे में पता होना चाहिए, कोई भी लेजिस्लेचर
जो आपका सर्कुलर आया उसके बारे में पता होना चाहिए, सीबीडीटी द्वारा प्रोनाउंस की गई कोई भी चीजें वो पता होनी चाहिए। ये तो पॉइंट्स में लिख सकते हैं ना, जुडिशियरी अलग है, लेजिस्लेचर अलग है, आपकी जो एग्जीक्यूटिव बॉडीज है अलग है, इस तरह से आप लिख सकते हैं। इन्होंने बहुत ज्यादा मतलब अच्छी तरीके से लिखा हुआ है। आप फॉर्म वर्सेस सब्सटेंस, ठीक है, अभी फॉर्म वर्सेस सब्सटेंस क्या है, देखिए टैक्स प्लानर को क्या करना रहता है, उसको ये दिमाग में अपने रखना रहता है कि कोई भी प्रिंसिपल है तो कोर्ट्स के द्वारा और किए गए हैं तो उसको अपने दिमाग में रखने रहते हैं, ठीक है। जैसे कि और वो क्वेश्चन कौन कौन से हो सकते हैं, ओके, कौन कौन से हो सकते हैं क्वेश्चन रिलेटेड टू ट्रांजेक्शन, तो यानी कि फॉर्म ऑफ ट्रांजेक्शन आपकी क्या है, आपकी जेन्युइननेस है कि नहीं है, ओके, आपका एक्सपेंडिचर कितना हुआ है, ये सारी चीजें आपकी मैटर करती हैं, ठीक है। सर ट्रांजेक्शन क्या कैश में हुआ है, इक्वली लॉफुल है वो ट्रांजेक्शन की नहीं है, ठीक है। सो आपकी टैक्स लायबिलिटी उसी के हिसाब से अट्रैक्ट होगी, राइट। तो ये सारी चीजें होती है। आप जो जेन्युइननेस क्या ट्रांजेक्शन सच में हुआ है कि वाउचिंग आप करवाएंगे, ओके, यहाँ से आपकी ऑडिटिंग की आप देख सकते हो, ठीक है, तो आप वाउचिंग करवाएंगे। अगर मान लीजिए कि वो फॉल्स होती है तो फिर इस तरीके से आपको किस तरीके से आपको टैक्स लायबिलिटी आपकी बढ़ सकती है, आपके ऊपर पेनल्टी पड़ सकती है, ये सारी चीजें। अब एक्सपेंडिचर आपको, क्योंकि एक्सपेंडिचर हुआ है तो फिर उसी के हिसाब से ना आप अपने चीजों को कम करवाएंगे, अपने अपने टैक्स लायबिलिटी को कम करवाएंगे ना। तो यानी कि फोर थिंग्स आपने यहाँ पे पढ़ी कि आपका रेजिडेंशियल स्टेटस, हेड्स ऑफ इनकम, और फिर लेटेस्ट लीगल पोजीशन क्या है, और फॉर्म वर्सेस सब्सटेंस, ओके। फॉर्म वर्सेस सब्सटेंस मैंने देखा कि भाई कोई भी बंदा है उसका ट्रांजेक्शन में क्या क्या चीजें मतलब हो रही है, उसका क्या है, फॉर्म कैसा है, और कि उसका एक्सपेंडिचर क्या हुआ है, उसकी जेन्युइननेस है कि नहीं, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी, ओके। अब चलिए देख लेते हैं कि भाई टैक्स प्लानिंग होती कितने प्रकार की है। तो एक तो होती है शॉर्ट रेंज टैक्स प्लानिंग, ओके। तो अगर हम देखें कि अगर कैपिटल गेन में देखें, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में, उसमें आपका 54A 54B F ये सारी आपके लॉन्ग टर्म में आती है, कुछ शॉर्ट टर्म में आती है, ठीक है। तो उसी के हिसाब से हम एग्जाम्पशन क्लेम करते हैं, और लॉन्ग टर्म में हमें एग्जाम्पशन ज्यादा मिलती है, तो ये चीजें हमें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। फिर उसके बाद आपकी आ जाती है लॉन्ग रेंज टैक्स प्लानिंग। लॉन्ग रेंज टैक्स प्लानिंग कैसी होती है कि भाई देखिए, आप अगर कोई भी डिसीजन ले रहे हैं तो आप ये भी तो देखेंगे ना, तो कितने साल में आपका रिलेशन, मतलब कितने साल में आपको बेनिफिट हो रहा है। अब ऐसा तो नहीं कि आपने आज प्रॉपर्टी खरीदी कल बेच दी तो उसमें आपको कोई भी आपको कैपिटल गेन या कुछ भी नहीं होगा, राइट, और ना ही कैपिटल गेन होगा, ना ही उसमें टैक्स रिबेट मिलेगी, ओके। आप जो भी डिसीजन ले रहे हैं आप ये भी देखेंगे कि मे नॉट पे ऑफ इमीडिएटली बट विल गेट टैक्स बेनिफिट इन फ्यूचर कंटिन्यूअसली। तो ये सारी चीजें आपको देखना पड़ेगा कि क्या आपके पास कोई ऐसी चीज है जिसमें आपको कंटिन्यूअस आपको मिल रहा हो, बेनिफिट मिल रहा हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको देखनी रहेंगी, ओके। अब देखते हैं परमिसिव टैक्स प्लानिंग। देखिए परमिसिव टैक्स प्लानिंग कैसी होती है, ओके। चलिए इसमें एक आपको एग्जांपल दे देते हैं क्योंकि आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। लॉन्ग रेंज टैक्स प्लानिंग में आप ये देख सकते हैं कि मान लीजिए कि आपने एक खरीदी बिल्डिंग, राइट। अब देखिए बिल्डिंग में आप क्या कर सकते हो कि बिल्डिंग में आप एक लोगों को रेंट पे दे सकते हो, राइट। तो रेंट पे के थ्रू आपको रिटर्न मिलेगा, ओके, बेनिफिशियल रहेगी। और जब आप इसको बेचोगे कई सालों बाद तो आपको अभी की जो जो उस समय की फेयर प्राइस होगा उसका आपको डिडक्शन भी मिलेगा, है ना। आप वो इंडेक्स वैल्यू के थ्रू आप निकालते हो वो सारी चीजें। तो आपको रेंट भी मिल रहा था, रिटर्न मिल रहा था फ्यूचर में कंटिन्यूअसली, और फिर उसके बाद आपको लमसम बेनिफिट भी मिल रहा है। तो दोनों चीजें आप देख के आप चलोगे कि आपको कंटिन्यूअसली बेनिफिट मिलेगा या फिर आफ्टर मेनी ईयर्स आपको एक लमसम बेनिफिट मिलेगा, ये सारी चीजें। तो लॉन्ग रेंज टैक्स प्लानिंग इस तरह से की जाती है, वो आपको समझ में आ गई होगी। अब परमिसिव टैक्स प्लानिंग क्या होती है, परमिसिव टैक्स प्लानिंग में क्या होती है कि द लॉ परमिट्स certain exemption, deduction, rebates and reliefs to achieve certain social and economic goals. And assessee takes the advantage of such reliefs if is said to be that of permissive tax planning. क्योंकि यहाँ पर क्या किया गवर्नमेंट ने कहा कि आप एक काम करो, आप अगर 8% का CSR करते हो, अपने 8% प्रॉफिट का CSR करते हो, तो हम आपको इतना पर्टिकुलर मान लीजिए 30% का आपको, हम जो भी आप टैक्स दे रहे हो हम आपको उस टैक्स में 30% का हम आपको एग्जेम्पशन दे देंगे, ओके। तो फिर आप देखोगे कि क्या आपके जो CSR कर रहे हो या फिर आपको जो डिबेट मिला उसमें से ज्यादा प्रॉफिट किसमें, उसके हिसाब से आप ले लोगी, राइट। फिर पर्पजिव टैक्स प्लानिंग। अभी पर्पजिव टैक्स प्लानिंग कैसी होती है, देखिए पर्पजिव टैक्स प्लानिंग में क्या होता है कि आपने क्या देखना है कि भाई हमें टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस करना है किसी भी तरह से, ओके। टैक्स अवॉइडेंस से करना है कि टैक्स प्लानिंग से करना है, कैसे करना है। सो
When a person reduces his tax liability by tax avoidance, it is said that it is resorting purposive tax planning, यानी आपका पर्पज है कि भाई आपको टैक्स कम करना है, फिर आप अवॉइडेंस करो। ओके, फंक्शनल टैक्स प्लानिंग। फंक्शनल टैक्स प्लानिंग क्या होती है कि जब आप किसी एक पर्टिकुलर एक्टिविटी को दिमाग में रख के, ठीक है, पर्टिकुलर एक्टिविटी को दिमाग में रख के आप टैक्स प्लानिंग करो। कि जैसे कि आपने सोच लिया कि मुझे क्या करना है, मुझे वेस्ट मैनेजमेंट करना है। ओके, आपको वेस्ट मैनेजमेंट का दिमाग में है कि मुझे वेस्ट मैनेजमेंट करना है, और वेस्ट मैनेजमेंट क्या होगा, इन्वायरमेंट को भी फायदा होगा, और इससे क्या होगा कि इस एक्टिविटी से मुझे भी कई सारी, तो ये आपने एक्टिविटी के फंक्शन के हिसाब से आपने अपनी टैक्स प्लानिंग करी और आपको फायदा मिला। ओके, सो दिस इज व्हाट यू कैन से कॉल एज फंक्शनल टैक्स प्लानिंग। फाइन। अब चलिए देख लेते हैं कि भाई टैक्स प्लानिंग में कुछ प्रॉब्लम भी तो होती होंगे। इतने सारे हमने देख लिए, टाइप्स देख लिए, फायदे देख लिए, और स्कोप भी देख लिया, और फैक्टर्स भी देख लिया। देखिए क्या दिक्कत क्या होती है। एक तो भाई देखिए आपको बहुत ज्यादा टैक्स नॉलेज चाहिए होती है। और मान लीजिए कोई छोटा मोटा बंदा है जो आपका 12-13 लाख रुपए हर साल का कमा रहा है, तो वो तो टैक्स प्लानिंग नहीं कर पाएगा ना, उसको तो नॉलेज नहीं है, वो तो सिंपल अपना एक बिजनेस चला रहा है छोटा मोटा। तो यहाँ पर इतना इजी नहीं होता है कि हम आसानी से टैक्स के बेनिफिट को पा सकें विदाउट नॉलेज। तो हमें एक नॉलेज की जरूरत होती है, और यहाँ पर हमें टैक्स प्लानिंग के लिए हमें कॉम्प्रहेंसिव नॉलेज की जरूरत होती है। टैक्स लॉज का पता होना जरूरी होता है, वेरियस प्रोविजन का पता होना जरूरी होता है। इसलिए ये एक जरूरी, एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट यहाँ पर हो जाती है एक प्लानर की। और उस प्लानर को कई सारी चीजों से गुजरना पड़ता है। उसको ये भी पता होना चाहिए कि उसके पास उसके लॉस कौन से आ रहे हैं, करंट में क्या है, और किसी को जो जिसके लिए प्लान करने जा रहा है उसकी कंडीशन कैसी है, ये सारी मतलब उस कंपनी कंडीशन कैसी है, कैसे फंक्शन है, ये सारी चीजें उसको देख के चलनी पड़ती है। उसी के हिसाब से वो टैक्स प्लानिंग करता है। ओके, और यहाँ पर ये नोटिफिकेशन भी देखनी रहती है। देखिए नोटिफिकेशन पब्लिश इन वीकली ITRs और ऑन साइट ऑफ इनकम टैक्स, ये सब भी देखने रहते हैं। तो ये देखिए आपको कितना अपडेटेड रहना होता है। ओके, तो ये सारे पॉइंट्स आप अच्छे से लिख सकते हैं। फिर ये क्या होता है, ये काफी टाइम कंज्यूमिंग होती है भाई। अगर आपको कॉम्प्रहेंसिव नॉलेज चाहिए तो आप इतनी आसानी से तो इतनी जल्दी से सारा काम कर नहीं रहोगे ना। तो आपको जब टैक्स प्लानिंग करने जा रहे हो तो टैक्स प्लानिंग में आपको ज्यादा समय की जरूरत होगी, और अगर ज्यादा समय लग रहा है तो आप सिर्फ छोटे मोटे काम में तो करोगे नहीं। तो यानी कि वहां पर होगा ह्यूज इन्वेस्टमेंट की बात, है ना। जब ह्यूज इन्वेस्टमेंट होगा तो आप टैक्स प्लानिंग करेंगे ही करेंगे। ओके, और यहाँ पर देखिए क्या होता है कि जब टैक्सेशन डिपार्टमेंट की बात होती है तो वो कई सारे महीने खर्च करने पड़ जाते हैं किसी भी टैक्सेशन, किसी भी एसएसटी के बारे में जानने में के लिए। कोई मान लीजिए कोई बहुत बड़ा एसएसटी है और वो नहीं ठीक से पे कर रहा है, तो उनको भी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव अपना टाइम कंज्यूम करना पड़ता है, उनका कंज्यूम हो जाता है टाइम कि भाई कैसे हम करेंगे, राइट। तो काफी टाइम कंज्यूमिंग होता है इसमें। तो कुछ मुझे नहीं लग रहा कुछ समझाने वाली बात है। आपको नॉलेज गेन करनी है, नॉलेज गेन करने के बाद अपडेटेड रहना है, अपडेटेड रहने के बाद चीजों को आप जहां पर करने जा रहे हो उसकी कंडीशन के बारे में, उसकी जो रिक्वायरमेंट्स उसके बारे में देखना है, और फिर इसके बाद ही आप बेनिफिट्स ले सकते हैं। ओके, अब देखिए इन्होंने कंडीशन दे दिया, वही सारी बातें हैं कि हम अगर एग्जम्पशन और डिडक्शन को क्लेम करना है तो हमें सबसे पहले तो एसएसटी को अदर करना होगा बाय रूल्स एंड लॉज, एंड दीज stipulations are generally attached with every exemption and deduction provisions, and these conditions sometimes are too theoretical that their practical fulfillment become cumbersome, and it is not possible. Consequently, SSC, despite of his will to avail exemption or claim deduction, is prevented from doing so. क्योंकि कोई कौन इतना दिमाग लगाएगा। अब आप सोचिए, हम चाहते हैं कि हमें डिडक्शन चाहिए, पर इतना ज्यादा मतलब वो थियोरेटिकल हो जाता है, इतना सरदर्द वाली बात हो जाती है कि बस पूछिए मत। ओके, अब बात करते हैं अमेंडमेंट। देखिए अमेंडमेंट में क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है कि भाई ऑर्गेनाइजेशन में अमेंडमेंट हो जाता है और टैक्सेशन डिपार्टमेंट अलग होता है, वो लोग अपना अमेंडमेंट करते रहते हैं, सर्कुलर्स निकालते रहते हैं। तो वो सारी चीजें हमें देखनी रहती है किस तरीके से क्या हो रहा है, चीजें अमेंड हो रही हैं, उसमें क्या मतलब क्या अमेंड किया गया है, उसमें कोई नई पॉलिसी आई है कि नहीं आई है। ओके, तो क्या होता है कि दैट द होल टैक्सेशन टीम इज गोइंग थ्रू ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस once the finance minister has given his speech of final bill. The tax planning yet started therefrom, and by the time they have to implement the plan, the bill is passed with certain amendment, rendering whole plan unscrupulous. Sometimes certain judicial decision become the thorn in the flesh of planners, and the or for which planner cannot do much. आप सोचिए, अब मान लीजिए कि आपने सोच के बैठे थे कि ये पॉलिसी थी, मुझे इस पॉलिसी के अंदर में
ये डिडक्शन थी, मुझे इस डिडक्शन के अंदर में ये क्लेम करना है जाकर। जब तक आपने पेपर तैयार किए, जब तक आपने पेपर तैयार किए, लोग इन लोगों ने कुछ ना कुछ जुडिशरी ने कुछ अनाउंस कर दिया, कुछ सर्कुलर आ गया, आप सोच लीजिए कि कितनी बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अब आप इतना टाइम लगाओ, इतना सब कुछ अमेंडमेंट आ गया और आपके दिमाग में वो दिमाग में प्रॉब्लम क्रिएट करके चला गया, आपका टाइम भी गया और कुछ भी नहीं पड़ा। ओके, अदर लॉस, एक बहुत सबसे बड़ी इरिटेटिंग प्रॉब्लम ये होती है कि हमें क्या करें कि हमें कई सारे लॉस को देखना पड़ता है। इनकम टैक्स लॉ भी हमें देखना पड़ता है, डिप्रिसिएशन रेट्स भी देखने पड़ते हैं, कंपनीज एक्ट को भी देखना पड़ता है, हमें ये भी देखना पड़ता है, आईटी एक्ट तक को भी देखना पड़ता है। आप देख लीजिए, ठीक है। तो आप देखिए, आप इतना मतलब डबल शिफ्ट वर्किंग करना पड़ता है एक एनालिस्ट को। और इफ ही reduces the income tax liability and enhances wealth, then he will have to pay higher wealth tax. Therefore, a planner needs to find pay among the inconsistencies existing. यानी कि अब देखिए इतने सारे लॉस पढ़ो, फिर जो इनकन्सिस्टेंसीज है उनको दूर करो, फिर उसके बाद इतना डबल शिफ्ट में काम करो, तो कितनी दिक्कत है। कई सारे लॉज होते हैं अमेंडमेंट्स की वजह से, कंडीशंस की वजह से, टाइम कंजम्पशन की वजह से, और टैक्स की जो कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज होती है, ये सारी हमारे लिए हो जाती है प्रॉब्लम्स। अब देखिए, अब इतना सब कुछ देख लिया तो हम एक समरी दे सकते हैं। जब देखिए टैक्स प्लानिंग का हमने इम्पोर्टेंस भी देखा, हमने देखा कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ये सब देख लिया। अब हमें ये पता होना चाहिए कि टैक्स प्लानिंग आखिर होनी कैसे चाहिए, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए, एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होनी चाहिए इसमें। तो देखिए सबसे पहले तो ये लेजिटिमेट होगी तभी हम इसे टैक्स प्लानिंग, ठीक है। जस्टिस रंगानाथ मिश्रा ने ये कहा था कि टैक्स प्लानिंग में बी लेजिटिमेट प्रोवाइडेड इट इज विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ लॉ। यानी कि जब तक वो फ्रेमवर्क विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ लॉ नहीं होगी, तब तक वो हम इसे लेजिटिमेट नहीं कह सकते, ठीक है। यानी कि कलरेबल डिवाइसेस आप यूज नहीं कर सकते, कैन नॉट बी पार्ट ऑफ टैक्स प्लानिंग, एंड इट इज रॉन्ग टू इनकरेज द एंड एंटरटेन अ बिलीफ that it is honorable to avoid payment of tax by resorting to dubious method। यानी कि dubious method, आप ये ना कह कि मैं तो टैक्स प्लानिंग कर रहा हूँ और मैंने कुछ इस तरीके का दिमाग लगा दिया है कि वो ठीक नहीं है, वो मतलब विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ लॉ नहीं है। हो सकता है कि वो आपने पॉलिसी को तोड़ मरोड़ के सामने रख दिया हो, ठीक है, आपने किसी अमेंडमेंट को अमेंडमेंट के लूप होल निकाल के रख दिया, तो ये सारी चीजें मोरल होना चाहिए भाई। देखिए कई सारे इंसेंटिव ऑलरेडी प्रोवाइड किए जाते हैं लॉज में और टैक्सेस में, ठीक है। और अगर ये सब दिए जा रहे हैं तो आप इनका एडवांटेज लीजिए, बिल्कुल लीजिए, पर ये भी ध्यान रखिए ना कि आप मिस रिप्रेजेंटेशन के थ्रू मत लीजिए ना। मिस रिप्रेजेंटेशन के थ्रू ले रहे हो तो आपको मोरल तो गया ना। फिर तो मोरल होना चाहिए, लेजिटिमेट चीजें होनी चाहिए, और लेजिटिमेट होंगी, अगर मोरल होंगी तभी वो लेजिटिमेट होंगी। साइंटिफिक साइंटिफिक प्रोसेस होगा ये। देखिए यहाँ पर क्या होगा कि आपको नॉलेज होनी चाहिए, एक्सपर्ट नॉलेज होनी चाहिए। और अगर आप एक्सपर्ट नॉलेज नहीं है और आप सोच रहे हैं कि आप कर सकते हैं टैक्स प्लानिंग, आप किसी भी तरीके से आप दिमाग लगा रहे हो गलत तरीके से और कह रहे हो नहीं नहीं मुझे तो नॉलेज है, मैंने पढ़ा है, ये किया वो किया, वो गलत हो जाएगा फिर। ओके, तो साइंटिफिक होनी चाहिए, कोई एक्सपर्ट होना चाहिए जिसने पढ़ी वो चीजें सिस्टमैटिक तरीके से कंप्लीट करी हो, उसको अपडेटेड हो बंदा। तो इसी तरह से हमें कोई भी लॉ को ब्रेक किए बिना ये काम करने चाहिए, और यही हमारी मेन मकसद होता है। अब कंटिन्यूअस प्रोसेस होगा भाई, ऐसा तो होगा नहीं कि आप एक साल कर लो और दूसरे साल को चलो फिर अगली बार करेंगे, ऐसा नहीं होता ना। कि आपको हर साल आपको कंटिन्यूअसली आपको टैक्स देना है, कंटिन्यूअसली अर्न करना है। तो ये लॉन्ग टर्म डायमेंशन पे होता है ज्यादातर। ओके, वो हो सकता है कि आपका ये शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म हो, अलग अलग तरह से, लेकिन ये कंटिन्यूअस होता है। सिंपल सी बात है, ये कंटिन्यूअस होता है, आप 1 या 2 साल करके रुक नहीं सकते। फिर इंक्रीज आफ्टर टैक्स इनकम, यानी कि इससे क्या होगा कि अगर आप इस तरह से सारा काम करते हैं तो आपकी आफ्टर टैक्स इनकम भी बढ़ जाएगी और टैक्स बर्डन भी कम हो जाएगा, है ना। यानी कि डिस्पोजेबल इनकम है हाथ में आपके बढ़ जाएगी, आपके रिसोर्सेज चैनलाइज हो जाएंगे, और गवर्नमेंट पॉलिसीज टैक्स जो प्लानिंग होती है, इट इज अ टूल ऑफ सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी। यानी कि अगर आपने ये टूल अपना लिया, यूज कर लिया, तो यानी कि गवर्नमेंट भी खुश कि भाई हमने क्या किया, हमने इंडस्ट्री से, फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड, इकोनॉमी से रिलेटेड अच्छी अच्छी पॉलिसी डाली, आपने उनका यूज कर रहे हो, वी आर वेरी हैप्पी टू सी यू यूजिंग दिस। ओके, सो इस तरह से सारी चीजें, ये कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। ओके, तो देखिए टैक्स प्लानिंग से रिगार्डिंग हमने ऑलमोस्ट सारी की सारी चीजें कंप्लीट कर ली। हमने ये देख लिया कि भाई टैक्स प्लानिंग होती क्या है, कॉर्पोरेट टैक्स क्या होता है। ओके, कॉर्पोरेट टैक्स, टैक्स प्लानिंग देख लिया, उसकी इंपॉर्टेंस देख ली, कैरेक्टरिस्टिक्स देख ली, सारी चीजें देख ली। तो इन्हें आप करें रिवाइज, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम आगे की बात करेंगे। तब तक के लिए बाय। तो थैंक यू सो मच हमारा आज का ये लेक्चर कंप्लीट करने के लिए।
होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। इवन दो अगर आपके मन में कोई भी डाउट रह गया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी टाइमली हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगी। तो चलिए फिर जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, गॉड ब्लेस यू एंड कीप यू ऑल सेफ।